Student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 6 of history, weavers, iron smelters and factory owners. इसमें हम पढ़ रहे हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिकों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्ट्री के मालिक कौन होते हैं, फिर किस तरह से यूरोप के इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, भारत के जो टेक्सटाइल है कपड़े हो वर्ल्ड की मार्केट में किस तरह से फैल रहे हैं, 1750 तक कैसे फैले थे। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा स्पिनिंग जेनी के बारे में पढ़ा जो इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हु वर द वीवर्स, कि वीवर्स कौन है, बुनकर कौन होते हैं। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। The Tanti weavers of Bengal, the Julhas or Momin weavers of North India, Sales and Kokkilar and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving. The first stage of production was spinning, a work done mostly by women. The charkha and the takli were household spinning instruments. The thread was spun on the charkha and rolled on the takli. When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weavers. In most communities, weaving was a task done by men. From colored textile, the thread was dyed by the dyer known as rangres. For printed cloth, weavers needed the help of specialist block printers known as chapaidars. Handloom, weaving and the occupation associated with it provide livelihood for millions of Indians. इसमें क्या था कि बुनकर कौन होते हैं, बुनाई का जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है, उनके समुदाय को क्या कहा जाता है, वीवर्स कहा जाता है, जो वीविंग के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, उनकी जो स्किल होती है वो क्या है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन अगली जनरेशन तक ये अपनी स्किल्स को फैलाते हैं। इसमें जैसे हमारे तांती है, साउथ इंडिया में हमारा देवांग्स है। ठीक है, ये सब मोमिन से, ये सब क्या है, वीवर्स के कम्युनिटीज़ है। जो द फर्स्ट सूत कपड़ा काटने वाला जो प्रोडक्शन सबसे पहला काम कौन करती है, औरतें करती है प्रोडक्शन का काम। फिर इसका अधिकांश जो उसके बाद क्या है, चरखा और तकली जो हाउस होल्ड की क्या है, स्पिनिंग जेनी का काम करती है, मशीन का काम करती है। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, जो ऊन होती है, कपास होता है, उसको काटा जाता है, उसका क्या बनाया जाता है, धागा, और ये जो थ्रेड बनता है उससे ही बनते हैं हमारे क्लोथ्स। इसके बाद क्या है, इसके अलावा जो रंगीन और जो वीविंग का काम है कपड़े बनाने का, वो ज़्यादा कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। इसके बाद जो कपड़ों को डाई किया जाता है, जैसे कलर देना है तो उसमें उनको क्या कहा जाता है, रंगरेज कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उनसे जुड़े जो उनके ऑक्यूपेशंस हैं वो भारत के बहुत सारे लोगों की क्या है, उनकी लाइफ को चलाते हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब भारतीय कपड़े का पतन किस तरह से हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडियन इन सेवरल वेज। फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल now had to compete with British textile in the European and American markets. Second, exporting textile of England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile import into Britain. ब्रिटेन वालों ने क्या किया, जो इंडियन की टेक्सटाइल थी उसका जो इम्पोर्ट होता था अन्य बाज़ारों में, उस पर क्या है, रोक लगा दी और इसका जो टैक्सेस वगैरह उनको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। फिर क्या हुआ, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe.
Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods, and their agents no longer gave out advance to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to the government to हेल्प देम। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में जो बनने वाला कपड़ा था 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में भारतीय कपड़े को क्या है अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से क्या है बाहर कर दिया था। इसकी जो वजह हमारे इंडिया के जो हज़ारों बनकर थे, वर्कर्स थे, इसका काम करते थे, उनकी जॉब छिन गई थी उनसे। यूरोपीय कंपनियों ने क्या है माल इंडिया से माल खरीदना भी बंद कर दिया, और उनके एजेंटों ने क्या है बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया। और जो परेशान जो बुनकर्स थे, वीवर्स थे, उन्होंने हेल्प के लिए बार बार गवर्नमेंट के पास वो गए, बट वर्स वाज स्टिल टू कम। लेकिन क्या है उनकी जो अभी तक जो परेशानी थी वो हल नहीं हुई थी, चली हुई थी। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। इन फैक्ट by the 1880s 2/3 of all the cotton clothes owned by Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialist weavers but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. इससे क्या हुआ 1830 के दशक में भारतीय मार्केट में ब्रिटेन से बने जो क्लोथ्स है वो आने लगे थे, और 1830 तक क्या है सिचुएशन ऐसी हो गई कि भारत की जितनी भी जनता थी सूती कपड़ा पहनते थे, उनमें से 2/3 ब्रिटेन का क्या होता था, ज़्यादा ब्रिटेन का होता था। इसमें केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की जो सिचुएशन थी वो क्या होती थी बहुत ख़राब हो गई थी, और जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो भी क्या हो गई थी जॉबलेस हो गई थी। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट completely die in India. This was because some type of clothes could not be supplied by machine. How could machine produce saris with intricate borders or clothes with traditional woven patterns? These had a wide demands not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by the poor people in India. You must have heard of Solapur in western India and Madura in South India. These towns emerged as important new center of weaving in the late 19th century. Later, during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and use spun and hand woven cloth. Khadi gradually became a symbol of nationalism. The charkha came to represent India, and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1923. इसमें क्या था, लेकिन क्या हुआ भारत में जो हाथ से बनाने वाले हथकरघों में होने वाली बुनाई पूरी तरह अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर हैंड वर्क ही अच्छा लगता है, तो ये भी सारा ख़त्म नहीं हुआ था। और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे हमारे भारतीय गरीब पहनते थे। और जैसे पश्चिम में क्या हुआ, भारत की जो सिचुएशन है शोलापुर और दक्षिण इंडिया की स्थिति, मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। 19th सेंचुरी के लास्ट में जो हमारे वीवर्स थे नए इम्पोर्टेंट सेंटर बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय इसके मूवमेंट की नेशनल मूवमेंट्स के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को से क्या है कहा कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं उनका हमें नहीं पहनना चाहिए, और क्या है हमें अपने हाथ के बने हुए कपड़े
पहनने चाहिए। इससे यह क्या, राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। जो हमारा चरखा है वो भारत का झंडा उसके बीच में देखा होगा। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? Many weavers became agricultural laborers. Some migrated to cities in search of work, and yet others went out of the country to work in plantation in Africa and South America. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, now Mumbai, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। कुछ जो हमारे वीवर्स थे वो क्या बन गए थे, अब खेती करने लग गए थे, खेतियार मजदूर बन गए। कुछ काम की तलाश में दूसरी जगह पर चले गए, सिटी की तरफ भागे। कुछ दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में चले गए प्लांटेशन के लिए। और इनमें से कुछ क्या है, हथकरघा यानी कि टेक्सटाइल जो थे उसमें काम करने के लिए मुंबई में जो बनी थी, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वहाँ काम करने के लिए वह लोग चले गए। अब है कॉटन मिल्स कम अप। सूती कपड़ा मिलों का जो उदय हो कैसे उनका एस्टेब्लिश हुआ, कैसे सामने आए सूती कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. It was close to the vast black soil tract of western India, where cotton was grown. When the cotton textile mills come up, they could get supplies of raw materials with easy. इसमें क्या था, भारत का जो सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ पहला, और इसमें यह कताई मिल थी। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में भारत, इंग्लैंड और चीन को होने वाला जो रॉ मटेरियल था वो अब मुंबई के बंदरगाह बन चुका था। और क्या है, इस तरह से बहुत सारी कपड़ा मिलों की स्थापना हुई जिन्हें क्या है, रॉ मटेरियल की नीड पड़ी और ये यहीं पे मिल जाता है। बाय 1900 over 84 mills started operating in Mumbai. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. कुछ क्या 1900 के दशक में क्या है, 84 के आसपास जो बॉम्बे में मिल खुल गई थी और गुजराती व्यवसाय ने खोली और कुछ चीनी के साथ व्यापार के लिए काफ़ी पैसा यह कमा चुके थे। Mills come up in other cities too. The first mill in Ahmedabad was started in 1861. अहमदाबाद में जो फर्स्ट कॉटन मिल हुई थी वो हुई थी 1861 में स्टार्ट हुई। A year later a mill was established in कानपुर, और इसके एक साल बाद यानी कि 1862 में कानपुर में हुई इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू ए डिमांडेड फॉर लेबर, और जो इसके लिए क्या है, अब मजदूरों की ज़रूरत मांग बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। Thousands of the poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the city to work in the mill, और बहुत सारे लोग मिल में वर्क करने के लिए भागे, गांव से अपने वहाँ मिल में काम करने के लिए चले गए। In the most few decades of its existence, the textile factory industries in India faced many problems. जो इंडियन की टेक्सटाइल फैक्ट्री थी उन्हें कारखानों को बहुत सारे जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था कुछ सालों तक। It found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. This eliminated competition and protected infant industries. The colonial government in India usually refused such protection to local industries. The first major support in the development of cotton factory production in India, therefore,
was during the First World War, when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for मिलिट्री सप्लाईज। इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स थी कि इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटेन से आए हुए सस्ते जो कॉटन के मुकाबले काम करना पड़ता था और ज़्यादातर देशों में जो गवर्नमेंट्स थी वो क्या है आयाती मतलब इम्पोर्टेड जो थिंग्स थी सीमा पर क्या है टैक्स लगाकर अपने देश के औद्योगिकरण को इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते थे और इसमें भी क्या था प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी। नवजात जो नए नए जो इंडस्ट्रीज़ खुली थी उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या है मिलता था, परंतु जो कॉलोनियल पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट ने जो लोकल जो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ थी तौर पर इस तरह की वो प्रोटेक्शन नहीं दी। लिहाज इसका क्या है इंडियन जो टेक्सटाइल है वहाँ पे सूत्र उत्पादन प्रोडक्शन दिखाई दी जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और उन्हें क्या आर्मी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन कारखानों से कपड़े का क्या है उत्पादन बढ़ाने के लिए मांग की जाने लगी थी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टीपू सुल्तान और वुड स्टील। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।